छ म्याम। नमस्कार। हजुर, अहिले त चुनावको माहौल लागिरहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि गठबन्धन गराएर चुनावमा जाने कुरा छ। यहाँहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको छ? नेपाली जनताले यहाँहरूलाई कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला जस्तो लागेको छ? अब नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो इतिहास छ र जनतामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जहिले पनि जनताको हितमा काम गर्दै आएको छ विगतको दिनमा पनि। र यत्रो प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै ठुलो त्याग गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले जहिले पनि सपोर्ट गरेको छ र अहिले पनि गर्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। र नेपाली काङ्ग्रेस नै नेपालको भविष्य हो। नेपाली काङ्ग्रेसले सबै दलहरूलाई मिलाएर लिएर जाँदैछ, सबै दललाई मिलाउने कोसिसमा छ र नेपाली काङ्ग्रेसले अत्याधिक बहुमतले जित्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर, जुन आज साउथ एसियन अर्गनाइजेसनले जुन आज प्रोग्राम गइरहेको छ सार्क राष्ट्रको, यो प्रोग्रामहरू चाहिँ यसरी देशमा गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो किसिमको माहौलहरू ल्याउँछ होइन? देशको लागि, विकासको लागि चाहिँ यसले कस्तो किसिमको भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि यसको लागि कस्तो चाहिँ अब प्राथमिकताहरू दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मलाई के लाग्छ भने सार्क कन्ट्री अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कन्ट्रीहरू छन् सार्कमा र यो सार्क कन्ट्रिजहरूको कार्यक्रमहरू चाहिँ लगातार भइराख्नुपर्छ र सार्क कन्ट्रीमा हामीहरूको जति पनि भेटघाट, पिपल टु पिपल कनेक्सन र हामीहरूको कल्चर यति भनौँ न यति भास्ट छ, हामीहरूको ट्रेडिसन, हाम्रो कल्चर यति भास्ट छ, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र हामीले टुरिज्म र विकासको लागि चाहिँ नि एक हुनुपर्छ र एक आवाज उठाउनुपर्छ र जति पनि अगर त्यहाँ राजनीतिक केही समस्या छ भने पनि त्यसलाई साइडमा राखेर सार्कलाई चाहिँ नि हामीले बलियो बनाएर विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ नि रोक्नु हुँदैन, त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र अब सार्क कन्ट्रीमा भनौँ न धेरै अहिले समस्याहरू छन्, गरिबी छ, शिक्षाको अभाव छ, स्वास्थ्यको अभाव छ। यी सबै समस्याको समाधान गर्नको लागि र टेरोरिज्म पनि सार्क कन्ट्रीमा छ, अफगानिस्तानमा हेर्नुहोस्, अरू कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस्, यी सबै समस्यालाई चाहिँ नि समाधान गर्नको लागि हामी एक हुनुपर्छ, अनि मात्र हामी बलियो हुन्छौँ। र मलाई अब भारत पनि एउटा ठुलो नेसन छ सार्कमा, सबैभन्दा ठुलो अहिले भारतै छ र विश्वमा नै पनि उसको प्रभाव जुन आजको यो प्रोग्राम हुन लागिरहेको छ, यो प्रोग्रामको चाहिँ अब आयोजक बनेर अहिले हाम्रो बिजेपीका नेताजी पनि हुनुहुन्छ, राजीव पालजी हुनुहुन्छ, इन्डियाबाट प्रमुख नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको साथ र सपोर्टले अहिले नेपालमा प्रोग्राम हुन गइरहेको छ। उहाँहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र विश्वमा हाम्रो जुन यो यहाँको अन्तर्वार्ता हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँ हाम्रो दिनेश उपाध्यायजीले धेरै राम्रा कामहरू गर्दै आइराख्नु भएको छ र नेपालमा उहाँ एकदम परिचित पनि हुनुहुन्छ र नेपालीहरूले उहाँलाई एकदम श्रद्धा पनि गर्छ, उहाँको कुरा पनि सुन्छ। उहाँ धार्मिक नेता हुनुभएकोले अब उहाँ धार्मिक नेता पनि हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि नेपाल पनि एउटा भनौँ न एउटा सनातन कन्ट्री हो र यसले चाहिँ नि सबैलाई समेटेर कुनै धार्मिक अस्थिरता ल्याउनु हुँदैन। हामीले यसलाई चाहिँ नि सबलाई मानेर सबै जात जाति धर्म सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ। हामी ठुलो धर्म छ यहाँ, ठुलो 80%, 75, 80% हिन्दूहरू छ यहाँ नेपालमा र हिन्दूहरू छ भनेर हामीले गर्व गरेर अरूलाई थिचोमिचो गर्ने काम चाहिँ नि हामीले नगरेर सबैलाई समेटेर चाहिँ नि लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई। हस्, थ्याङ्क यू म्याम। दर्शकबिनहरू, अहिले हामी छौँ। भारतीय हाम्रा एक नेता हुनुहुन्छ, बिजेपीका नेता दिनेश उपाध्यायजी, उहाँ धार्मिक अभियन्ता, धार्मिक नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ आपका नेपाल में। ये प्रोग्राम डॉक्टर राजीव पाल जी एक NGO चलाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे
जिन लोगों ने राष्ट्र के अंदर अच्छा कार्य किया है, स्वास्थ्य के सब्जेक्ट को लेकर के, शिक्षा को लेकर के या सोशल वर्क को लेकर के, उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आज यहाँ 8 कंट्री के लोगों को उन्होंने बुलाया है। नेपाल की पवित्र भूमि के अंदर परमपिता परमेश्वर भगवान पशुपति की नगरी है ये, उनका आशीर्वाद पूरी दुनिया के ऊपर रहता है, सिर्फ नेपाल और भारत के ऊपर ही नहीं। तो आज एक टूरिज्म कल्चर बोर्ड नेपाल गवर्नमेंट के ऑडिटोरियम के अंदर ये भव्य प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। और इसकी और भव्यता तब आई कि सुजाता कोइराला जी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाल की रही हैं और विदेश मंत्री रही हैं, और भारत के संबंधों को बनाने के लिए इनके प्रधानमंत्रित्व काल में वो मैंने देखा है। और बीजेपी हेडक्वार्टर में जब मैं बैठता था कई बार ये जाती थी, बड़ा अच्छा स्वभाव है। और इनकी वजह से आज हमारे रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं, पहले भी अच्छे चल रहे थे, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो मैं भारत की तरफ से, इस कार्यक्रम की तरफ से, आयोजकों की तरफ से माननीय सुजाता कोइराला जी पूर्व उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती समय देकर के यहाँ आई हैं और आज कांग्रेस का बहुत बड़ा यहाँ कार्यक्रम भी है। इतनी व्यस्तता को छोड़ करके इस कार्यक्रम में आकर के इसका दीप प्रज्वलित करना, इसका उद्घाटन करना, इसलिए हम लोग इनको बारम्बार प्रणाम और नमस्कार करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ इनको बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखे, आयु इनकी लंबी करे, पूरी तरह ठीक रहे, ऐसी तरह से भारत और नेपाल के रिलेशन बने रहे। और आज जो भी लोग यहाँ अवार्ड लेकर के जाएंगे, माननीय सुजाता कोइराला जी के हाथों से उनको अवार्ड दिया जाएगा। ये उन सभी का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी शख्सियत वर्ल्ड की, सिर्फ नेपाल की ही नहीं पूरे विश्व की इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा परिवार, 5 बार सुजाता कोइराला जी के पिताजी प्रधानमंत्री रहे नेपाल के, और प्रधानमंत्री, और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। तो ये इनका शख्सियत है। डॉक्टर राजीव पाल जी भी आगे, मैं इनको कहूँगा एक बार ये भी आ जाएंगे, राजीव जी। तो इसलिए हम सब लोग इनका धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर साहब भी आगे, ये भी 2 मिनट बोल देंगे। और आज इन सब लोगों को ये मैं यही बताना चाहूँगा कि बहुत बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में है, और उनको तारीफ शब्दों से करे उनके मोहताज नहीं है, खुद में एक अपना इनका फेस है। तो इनको फिर वही है कि इनके हाथों से अवार्ड जाएगा, इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और जहाँ जहाँ भी ये लोग जाएंगे, राष्ट्र के लिए जो राजीव पाल जी ने कार्यक्रम रखा है उसके आगे ये काम करेंगे, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। हाँ, राजीव पाल जी भी अपनी बात कहेंगे। और संत श्री भट्टाचार्य, ये गायक हैं, मुंबई में फिल्मों में गाने गाती हैं। हाँ, आज ये भी आई हैं। हाँ, ये सुजाता जी हैं, पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाल और विदेश मंत्री। ये सब की बाइट हो जाएगी। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आज आपके बीच में हम लोग यहाँ हैं और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। आप बिल्कुल, हम लोग आपको दीदी और बहन की तरह से मानते हैं, और आपका इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे राजीव पाल जी के ऊपर, हम सबके ऊपर। मेरा एक क्वेश्चन भी है। जी हाँ जी। वो क्वेश्चन क्या है कि हमारे ये नेपाल में जो आपने 7 कंट्री का जो मान्यजन का बुलाया है, कार्यक्रम कर रहे हैं, और लोग क्या कहते हैं कि नेपाल के आदमी लोग वो 7 राष्ट्र के कंट्री से ये हमारे नेपाल के सनातन धर्म और हमारा कल्चर है उसको चाहिँ विश्व में बढ़ावा करने के लिए नहीं, वो तो पॉलिटिशियन करने के लिए कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। आपका इसमें धारणा क्या है? मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ, सनातन धर्म में ही रहूँगा, और मेरी इच्छा ये है सिर्फ भारत नेपाल नहीं, पूरा विश्व सनातन धर्म हो जाए। ये मेरी फीलिंग्स है, इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बात मैं इतिहास को और बताना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से। अगर पूर्व काल में हम लोग देखें, पूरा विश्व ही सनातन धर्मी था। सभी सनातन धर्म से जीव जंतु, पेड़ पौधे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी सनातनी हैं। उसके बाद चाहे वो जैन धर्म है, सिख धर्म है, पारसी है, मुसलमान है, या और इतने सबके धर्म आए हैं, लेकिन इनकी जो फाउंडेशन है वो सनातनी रहा। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, भारत को भी, नेपाल को भी, पूरे विश्व को भी। ठीक है, धन्यवाद। नेपाल एक ऐसा कंट्री है, लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस है, मतलब कि नॉन वायलेंस मिशन को कितने लोग फॉलो करते हैं, शांति के लिए उनकी जो संदेश है दुनिया में सर्वोच्च है। और उसी धरती के आज एक प्रोग्राम है। सेकंड, पशुपतिनाथ, जिसके बारे में बोलना मतलब अपने आप में मतलब अलग मैसेज जाएगा। मतलब लॉर्ड शिवा हम सब जानते हैं, और उनकी जो मेन टेम्पल है वो भी काठमांडू में है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंसी है। तो
ऐसे पवित्र होली भूमि में आज ये साउथ एशियन रीजनल कल्चरल ब्रिलियंस अवार्ड एंड कल्चरल समिट जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य है जो 8 कंट्रीज़ है इनका बीच में एक एकता बने। हमने देखा यूरोप यूनियन के अंदर कितने उनके साथ एक मित्रता है, सब लोग एक दूसरे को कितने हेल्प करते हैं। तो गवर्नमेंट्स अपने स्तर पे काम करेगा, लेकिन एज ए पीपल पब्लिक को भी आगे आना चाहिए। टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें लाखों करोड़ों यूथ को रोजगार मिलता है। इसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन उस इंडस्ट्री को तो डेवलप करना पड़ेगा, कल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा, तभी तो हर कंट्री के अंदर टूरिस्ट आएगा, वहाँ का इकोनॉमी डेवलप होगा, तभी जाके उस कंट्री का एक विकास की जो रफ्तार है उसका ऊपर ग्रोथ हो सकते हैं। और दूसरी बात है, हर कंट्री के अंदर हमने देखा बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर हैवी टैलेंट है, लेकिन उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, उस प्लेटफॉर्म में पहुंचने का वे उनको पता नहीं होता है। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उनके सामने एक मैसेज देना चाहते हैं, आपके पास अगर टैलेंट है तो हमारे पास मंच है, आप आइए हमारे मंच पे। इस मंच से हम आपका टैलेंट को प्रमोट करेंगे, हम हमारा कल्चर को प्रमोट करेंगे, और सारे कंट्री के बीच में जो एक फ्रेंडशिप है उस फ्रेंडशिप को और कितने मजबूत हम कर पाए उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे, और इसी उद्देश्य के लिए आज ये प्रोग्राम। थ्याङ्क यू दर्शकबिन, अहिले हामी सन्तश्री भट्टाचार्यज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुर स्वागत छ। नमस्ते जी। नमस्कार। नमस्कार। हजुर नेपाली हुनुहुन्छ? नहीं नेपाली नहीं, नेपाली नहीं, मैं इंडियन हूँ। हाँ, मैं दिखने में नेपाली लगती हूँ, तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं बहुत जगह पे। आपका खूब यहाँ नेपाल में और इंडिया में भी हाँ जी, आपका गाना का बहुत प्रशंसा करते हैं। आप एक छोटा सा गाना गा के हमारे दर्शक को मोहित कर दीजिए। मैं आप सबको एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ। लता माँ को सब मानते हैं, लता मंगेशकर जी जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया है, स्वर कोकिला है। मैं प्रभावित हूँ और मैं खुद क्लासिकल सीखी हुई हूँ, क्लासिकल में मास्टर्स किया, और आज तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैम को मैं देख पाई हूँ, बिकॉज मैं मनीषा जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। टू बी फ्रैंक, दिनेश जी है, राजीव सर है, तो मैं सबके लिए ये गाना गाती हूँ। हमको मिले है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले कि फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। हम सब सेवक हैं, जो भी जिस फील्ड में हैं, चाहे वो भारत से हो चाहे वो नेपाल से हो, हम सबको देश के लिए सोचना चाहिए। हमारे जो जनगण होता है वो हमारे अपने होते हैं, अपना फैमिली होता है। तो सब लोग अगर ये सोचना बंद कर दे कि मैं कोई पार्टी से बिलोंग करती हूँ या फिर मैं कोई देश से, अगर पूरी दुनिया को एक करना चाहते हो तो लोगों के लिए सोचिए। और मैं गर्व महसूस करती हूँ नेपाल में आके कि मुझे आने का मौका मिला, और मैं चाहती हूँ कि जैसे वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स के फाउंडर एंड डायरेक्टर राजीव जी जिस तरह उन्होंने ये कोशिश शुरू किया, साथ में दिनेश जी का सपोर्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप सबके बीच में आके मैं कुछ काम कर पाऊँ। इस देश में जितने सारे बच्चे हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, आई विल बी ऑलवेज देयर, मैं सबके लिए करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत सारे देशों में एज ए सेलिब्रिटी सिंगर, इंडियन में सारेगामापा, इंडियन आइडल में मैं एज अ गुरु मैं काम करती हूँ, मैं सिखाती हूँ। तो मेरे लिए मेरी बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं आप सबके लिए कुछ काम कर पाऊँ। थैंक यू। थैंक यू। रोजी जी, जो करना यहीं पे कर लो, जो करना यहीं पे करो, जगह मत बदलो। थैंक यू। ये भी है।